हेलो दोस्तों, अपन भारत के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे और कल अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था भारत की स्थिति एवं विस्तार। उस टॉपिक को रिवाइज करके फिर अपन आज अगला नया टॉपिक शुरू करते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा सुदूर दक्षिण में अगर बात करें अपन तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मैंने बताया था आपको भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल मुख्य भूमि से लगता हुआ दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन, जबकि सुदूर दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वलांगू अरुणाचल प्रदेश, जबकि पश्चिमी बिंदु है गौर माता सरक्रिक गुजरात। फिर आपको बताया था भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। यानी कि बात करें अपन भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। इसके बाद देखें तो मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है 3,488 किलोमीटर। चीन के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ अगर बात की जाए तो 3,323 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद अपन ने कुछ तटीय सीमा की बात की थी। तटीय सीमा की बात करें अपन तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की, सबसे छोटी गोवा और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश राज्य बनाता है। उसके बाद कुछ जल संधि या चैनल की बात की थी अपन, उसमें मैंने बताया था आपको कि 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री चैनल जो है वो सुमात्रा व ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। उसके बाद बताया 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री चैनल मिनिकोई द्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है। फिर बताया था 9 डिग्री चैनल जो मिनिकोई द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। फिर बताया था आपको 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। उसके बाद बताया था मैंने आपको कि कोकस द्वीप जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान में स्थित है लैंडफॉल द्वीप, उस लैंडफॉल द्वीप और कोकस द्वीप के मध्य कोकस चैनल स्थित है। यहाँ तक अपन ने कल चर्चा की थी। आज नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर बात की जाए, यानी कि फिजिकल की अगर अपन बात करें, भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर बात की जाए तो भौतिक प्रदेश की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ था। यानी कि अपन देखें पृथ्वी के निर्माण के समय की बात करें अपन, जब पृथ्वी का प्रारंभिक काल या पृथ्वी के निर्माण के समय देखें तो संपूर्ण स्थलखंड जो था, इस संपूर्ण स्थलखंड को एक ही नाम दिया था और वो नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। यानी कि पृथ्वी के निर्माण के समय संपूर्ण भूभाग एक स्थलखंड के रूप में था जिसे पेंजिया नाम दिया गया था। और पेंजिया के चारों ओर जो जलराशि व्याप्त थी, पेंजिया के चारों ओर जो एक महान महासागर या जलराशि जो थी, इसे नाम दिया गया था पेंथालासा। क्या नाम दिया गया था? पेंथालासा। यानी कि पेंजिया के चारों ओर व्याप्त एक विशाल जो समुद्र या जलसागर था उसे नाम दिया गया था पेंथालासा, और जो स्थलखंड था उसे क्या कहा गया था? पेंजिया। अब अगर देखा जाए कालांतर में इस पेंजिया में विखंडन हुआ, प्लेट टेक्टोनिक या यूँ कहें विवर्तनिक क्रिया के कारण पेंजिया जो महाद्वीप था वो 2 भागों में विभाजित हुआ। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था और एक भाग था दक्षिणी, यानी कि पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था वो कहलाया आपका अंगारा लैंड। क्या कहलाया? पेंजिया का उत्तरी भाग कहलाया था
अंगारा लैंड, और पेंजिया का दक्षिणी भाग जो है वो दक्षिणी भाग कहलाया था गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। यानी कि पेंजिया महाद्वीप के बीच का जो भाग था वो कहलाया आपका टेथिस सागर। क्या कहलाया? टेथिस सागर। यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो जलराशि व्याप्त थी उसे क्या नाम दिया? टेथिस सागर। क्या नाम दिया? टेथिस सागर। अब अगर देखा जाए तो कालांतर में पुनः अंगारा लैंड का विखंडन हुआ, और इस अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, किसका निर्माण हुआ? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उसके बाद अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, यूरोप और एशिया। एशिया यानी कि अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ था। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ। फिर गोंडवाना लैंड जो है, इस गोंडवाना लैंड के विखंडन की बात करें तो गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद देखा जाए तो अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद अगर देखें अपन तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इनका निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड के विखंडन से। यानी कि अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ था। अब बीच में जो टेथिस सागर बचा था, इस टेथिस सागर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। यानी कि इस तरह से प्राचीन काल में जो विवर्तनिक क्रिया थी, उस विवर्तनिक क्रिया के कारण पेंजिया महाद्वीप के विखंडन से जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना था, उस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का वर्तमान में क्या क्या अवशेष है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। इसके बाद अगर नेक्स्ट अपन देखें कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया मोटे तौर पर, तो भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन हुआ है वो किस प्रकार से किया गया है। तो भारत के भौतिक विभाजन की अगर अपन बात करें मोटे तौर पर, तो एक नंबर पर अपन देखें भारत के भौतिक विभाजन में, तो ये वाला जो पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि नंबर 1 पर अगर अपन देखें तो देखा जाए नंबर 1 पर है आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट नंबर 2 दूसरा भौतिक प्रदेश, तो दूसरा भौतिक प्रदेश आपके सामने है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट नंबर 3 पर अपन, नंबर 3 पर अपने सामने ये वाला जो पार्ट है नंबर 3 पर, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, है ना, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर एक पार्ट तो अपने सामने ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है, यानी कि तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय प्रदेश या तटीय मैदान, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो नंबर 4 पर आएगा आपके, तटीय मैदान या तटीय प्रदेश, तटवर्ती जो क्षेत्र है वो नंबर 4 पर प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद नंबर 5 पर देखें अपन तो ये वाला पार्ट द्वीप समूह, नंबर 5 पर अगर देखा जाए तो नंबर 5 पर है आपके सामने द्वीप समूह, यानी कि जो द्वीपीय क्षेत्र है वो नंबर 5 पर है, द्वीप समूह। मोटे तौर पर इस तरह से अपन भारत का भौतिक विभाजन कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहो तो एक पार्ट इधर थार का मरुस्थल कई जगह अलग से भी दर्शाया हुआ है, तो इनके सब टॉपिक बना लो, बहुत सारे हो जाएंगे। तो थार के मरुस्थल को अपन उत्तर के विशाल मैदान में ही सम्मिलित करके पढ़ेंगे, बाकी इसको अलग गिने तो 6 हो जाएंगे। यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश,
उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। मोटे तौर पर भारत को इन 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट अगर इसके बाद आगे बात करें अपन, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतमाला। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतमाला, अगर देखा जाए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी कि उत्तर का विशाल मैदान या यूं कहें अपन कि हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो सबसे पहला देखा जाए कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। मोटे मोटे तौर पर अपन बात करें, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो पहला है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, फिर देखा जाए हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, फिर हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन सी है, हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती है, उसके बाद हिमालय किसका अवशेष है, हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हिमालय के निर्माण के संदर्भ में अपन देखें या हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के निर्माण की अगर बात करें तो हिमालय का निर्माण हुआ था सीनोजोइक महाकल्प में। किस काल में हुआ था? सीनोजोइक महाकल्प। इस सीनोजोइक महाकल्प की अगर बात करें तो सीनोजोइक महाकल्प के टर्शरी युग में, किस युग में? टर्शरी काल। सीनोजोइक महाकल्प के टर्शरी काल में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में अगर अपन देखें तो एक तो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन पर्वत और एक थी यूरेशियन प्लेट। यानी कि अगर देखा जाए तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या यूं कहें भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट? भारतीय प्लेट। एक तो थी भारतीय प्लेट और दूसरी थी आपके सामने यूरेशियन प्लेट। एक तो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय प्लेट, या फिर यूं कहें दूसरी थी यूरेशियन प्लेट। अब हुआ क्या था, इस भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य एक गति हुई जिसे कहा जाता है अभिसरण, है ना। अभिसरण या अभिसारी क्रिया हुई थी। अभिसरण गति, कौन सी गति हुई थी इन प्लेटों के मध्य? अभिसरण गति। गति की एक बात करते, एक तो होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। अपसरण की अगर क्रिया होगी तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, है ना। अभिसरण की क्रिया में क्या होगा? दूर जाएगी। और अभिसारी क्रिया अगर होती है तो उसमें क्या होगी? प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएगी, निकट आएगी। यानी कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे की ओर या दोनों एक दूसरे की तरफ गति करना प्रारंभ करती है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति करती है, यूरेशियन प्लेट दक्षिण दिशा की ओर गति करना प्रारंभ होती है। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आएगी, यानी कि आप इस तरह से देखो, अगर दोनों अगर एक दूसरे के पास आएगी तो यानी कि दोनों में संपीड़न उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? संपीड़न उत्पन्न होगा। तो अभिसरण गति के कारण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में संपीड़न की क्रिया प्रारंभ हुई। किसकी? संपीड़न बल या यूं कहें संकुचन की क्रिया प्रारंभ हुई थी। संपीड़न बल लगा, इस संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया प्रारंभ हो गई। क्या हुआ? वलन की क्रिया, फोल्डिंग, है ना, फोल्डिंग की क्रिया प्रारंभ हो गई थी। मतलब सीधा सा एक मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य था क्या? टेथिस सागर। और जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण गति हुई, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आकर्षित हुई, तो 3 समानांतर क्रमों में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी कि जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो आपस में टकराने के कारण इस टेथिस सागर में जो अवसाद या जो मलबा जमा हुआ था, उस मलबे में वलन पड़ना प्रारंभ हुआ और इस तरह से 3 समानांतर श्रेणियों में हिमालय का उत्थान हुआ। बात समझ रहे हो ना? तो हिमालय का उत्थान 3 समानांतर श्रेणियों में हुआ था, 3 समानांतर श्रेणियों में हुआ था, और वो हुआ था टेथिस सागर में वलन की क्रिया से। और उसके लिए जिम्मेदार कौन था? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यानी कि अपन सीधा कह सकते हैं
कि हिमालय टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। बात क्लियर हुई ना? तो हिमालय का निर्माण किस गति के कारण हुआ? प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ। कौन सा बल लगा? तो संपीड़न बल लगा, और वलन की क्रिया इसका परिणाम है। मतलब सीधा सा यूं कह सकते हैं कि हिमालय विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है जो टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष। ये तो हो गई हिमालय की उत्पत्ति या हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। अब बात करते हैं अपन हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट अगर देखें अपन तो हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि इसके बारे में अपन देखें हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हिमालय का देखिए, हिमालय की विस्तार की अगर अपन बात करें तो हिमालय का विस्तार पश्चिम दिशा में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नंगा पर्वत, पश्चिम दिशा में या पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। वापिस रिपीट करता हूँ, हिमालय के विस्तार की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय के विस्तार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? हिमालय पर्वत के विस्तार की बात कर रहे हैं। और हिमालय पर्वत के विस्तार की अगर बात करें तो पश्चिम में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित सिंधु नदी के मोड़ पर, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित नामचा बरवा पर्वत तक है। यानी कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा या 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अब अगर देखा जाए तो हिमालय की सीमा का यहाँ पर निर्धारण हुआ है। पूर्व में नामचा बरवा पर्वत और पश्चिम में नंगा पर्वत। पश्चिम में सिंधु नदी का मोड़ है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो हिमालय का जो पश्चिम में दक्षिणवर्ती मोड़ है, हिमालय का पश्चिम में जो दक्षिणवर्ती मोड़ है पाकिस्तान में, ये है आपका सुलेमान पर्वत। कौन सा है? सुलेमान पर्वत। और इसी हिमालय का अफगानिस्तान में जो दक्षिणवर्ती मोड़ है उसको नाम दिया गया है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम दिया गया है? हिंदू कुश पर्वत। और हिमालय का जो पूर्व दिशा में दक्षिणवर्ती मोड़ है उसको नाम दिया गया है अराकोनयामा। क्या नाम दिया गया है? अराकोनयामा पर्वत, अराकोनयामा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, हिमालय का पश्चिम में दक्षिणवर्ती मोड़ पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है, जबकि अफगानिस्तान में दक्षिणवर्ती मोड़ हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ म्यांमार में अराकोनयामा पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे अपन बात करें तो हिमालय की कुल लंबाई, हिमालय की कुल लंबाई की अगर बात करें अपन तो हिमालय की कुल लंबाई, हिमालय की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। यानी कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक यहाँ 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा तथा विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है दक्षिणी अमेरिका में, दूसरी है रॉकी उत्तरी अमेरिका, और तीसरी है हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में। यानी कि हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा लेकिन लंबाई की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो इस का आकार, हिमालय पर्वत का आकार या आकृति की बात करें तो इसका आकार है चापनुमा। कैसा है? चापनुमा। चापनुमा या तलवार के समान या धनुषनुमा इसका आकार है। ये आप देख रहे हो, चापनुमा हिमालय पर्वत का आकार है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें तो हिमालय पर्वत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत का कुल क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर हिमालय का
कुल क्षेत्रफल है। हिमालय की औसत चौड़ाई की अगर बात की जाए तो हिमालय की औसत चौड़ाई है 480 किलोमीटर। चौड़ाई दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक तो पश्चिम में और एक पूर्व में। हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। जबकि पूर्व में चौड़ाई है 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। यानी कि अगर अपन यहाँ बात करें तो हिमालय का ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में चौड़ाई अधिक है। कितनी है? 480 किलोमीटर। जबकि ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में चौड़ाई कम है। वो कितनी है? मात्र 135 किलोमीटर। मतलब सीधा सा है कि हिमालय की पश्चिम की तुलना में पूर्व में चौड़ाई कम है। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि भाई हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई अधिक है जबकि पूर्व में चौड़ाई कम है। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? अगर इसके पीछे हिमालय की जो पश्चिम में अधिक चौड़ाई और पूर्व में कम चौड़ाई है, इसके पीछे प्रमुख कारण है कि भारतीय प्लेट का, यानी कि बात करें अपन भारतीय प्लेट का, तो भारतीय प्लेट का उत्तर पूर्व दिशा की ओर, किस तरफ? उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्षेपण हो रहा है, सबडक्शन। यानी कि भारतीय प्लेट जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर सबडक्शन या यूं कहें यूरेशियन प्लेट के नीचे अपना जमाव कर रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है। इसका क्षेपण हो रहा है या यूं कहें सबडक्शन हो रहा है उत्तर पूर्व दिशा की ओर। तो सबडक्शन होने के कारण पूर्व में चौड़ाई कम है जबकि ऊंचाई अधिक है, और पश्चिम में चौड़ाई अधिक है जबकि ऊंचाई कम है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर बात करें तो हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर। हिमालय की औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, 6000 मीटर हिमालय की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर अपन बात करें आगे, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि हिमालय जम्मू कश्मीर राज्य में नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा पर्वत तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे नवीन तथा वलित पर्वत है। लंबाई की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत है। हिमालय का दक्षिणवर्ती मोड़ पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदू कुश, जबकि म्यांमार में अराकोन यामा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई अधिक है जो लगभग 480 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में चौड़ाई कम है 135 किलोमीटर। नेक्स्ट, इसके बाद अगर अपन आगे बात करें इसके बाद तो नेक्स्ट अगर देखें अपन उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, यानी कि तो हिमालय की आपको बेसिक जानकारी हो गई थी कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, कितना क्षेत्रफल है, औसत ऊंचाई कितनी है, सीमा का निर्धारण कहाँ से हो रहा है। ये बातें मोटी मोटी बातें हुई थी। अब अपन देखते हैं उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, क्या है? उत्तर का पर्वतीय भाग। इस उत्तर के पर्वतीय भाग की अगर अपन बात करें तो उत्तर के पर्वतीय भाग को अपन 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कितने भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे? 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पार हिमालय। क्या पढ़ेंगे? पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। इस पार हिमालय या ट्रांस हिमालय को अपन पुनः 3 भागों में विभाजित करेंगे। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय को 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा काराकोरम श्रेणी, उसके बाद आएगा लद्दाख श्रेणी, और फिर अंत में आएगा जास्कर श्रेणी। कौन सी है? जास्कर श्रेणी। यानी कि पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे हिमालय पर्वत। क्या पढ़ेंगे? हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत को भी अपन पुनः 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, है ना? 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर होगा हमारा महान हिमालय,
महान हिमालय, या यूँ कहें वृहद हिमालय, या यूँ कहें हिमाद्री हिमालय। फिर नंबर 2 पर पढ़ेंगे अपन मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और नंबर 3 पर पढ़ेंगे अपन बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। उसके बाद नंबर 3 पर अपन देखें तो नंबर 3 पर अपन पढ़ेंगे पूर्वांचल। क्या पढ़ेंगे? पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वांचल। यानी कि अपने को ये मोटा मोटा आंकड़ा पढ़ना है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, उत्तर का पर्वतीय भाग, इसको 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। नंबर 1 पर ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, जिसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ पढ़ेंगे। फिर नंबर 2 पर हिमालय, जिसको 3 भागों में बांटेंगे, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर बाह्य या शिवालिक हिमालय। उसके बाद नंबर 3 पर पढ़ेंगे अपन पूर्वांचल हिमालय। ये सारा मैटर अपने को पढ़ना है। ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा, यानी कि हिमालय की विशेषताओं के बारे में मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो हिमालय की प्रमुख विशेषताएं है ना, हिमालय की प्रमुख विशेषताएं किसकी? हिमालय पर्वत की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। हिमालय की प्रमुख विशेषताओं में अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हिमालय विश्व का नवीनतम पर्वत है। क्या है? नवीनतम पर्वत। हिमालय विश्व का क्या है? नवीनतम वलित पर्वत है। कैसा है? नवीनतम वलित पर्वत, यानी कि इसमें अभी भी उत्थान जारी है, अभी भी इसका विकास क्रम जारी है। तो हिमालय विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है। आपने देखा होगा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला भी एक वलित पर्वत है, लेकिन अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है, जो अभी वर्तमान में एक अवशिष्ट के रूप में ही बचा हुआ है। तो हिमालय विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है, जबकि अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। उसके बाद अगर देखें दूसरी विशेषता हिमालय की, तो दूसरी विशेषता में देखें तो हिमालय उत्तर में, या यूँ कहें उत्तर का एक सीमांत प्रहरी है। क्या है? उत्तरी सीमा का सीमांत प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्राकृतिक प्रहरी, यानी कि भारत की जो उत्तरी सीमा है उस उत्तरी सीमा का प्रहरी है, या यूँ कहें उत्तर से होने वाले जो आक्रमण थे प्राचीन काल में, उनको रोके रखा था हिमालय पर्वत ने। एक प्राकृतिक सीमा प्रहरी के रूप में काम करता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो साइबेरिया से आने वाली शीत लहर से बचाता है। किससे बचाता है? शीत लहर से। यानी कि जो रूस का साइबेरिया है, या उत्तरी भाग से जो ठंडी शीत हवाएं चलती है, उन ठंडी शीत हवाओं को हिमालय पर्वत रोकता है और उत्तर के विशाल मैदान में या उत्तरी भारत में जो ठंड का प्रकोप है उसे नियंत्रित करता है। तो शीत लहर से बचाता है। उसके बाद कहा जाए तो भारतीय मानसून की अगर बात करें तो भारतीय मानसून जो है अंततः हिमालय से टकराता है। किससे टकराता है? हिमालय से टकराकर, अंततः हिमालय से टकराकर ही भारत में वर्षा करता है, यानी कि भारतीय मानसून को भी नियंत्रित करता है हिमालय पर्वत। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो ये मोटे मोटे तौर पर हिमालय की प्रमुख विशेषता हुई। एक और बात कर देता हूँ कि हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा है, लेकिन लंबाई की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत है। तो ऊंचाई पूछे तो विश्व का सबसे ऊंचा है, लंबाई में देखें तो तीसरा है। अब बात करते हैं कि विश्व के जो प्रमुख लंबे पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं। ये बात आपको समझ में आई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। देखिए, यानी कि मैंने बात की थी कि हिमालय पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा है, लेकिन लंबाई की दृष्टि से
तीसरा सबसे लंबा पर्वत है। यानी कि यह बात करें अपन विश्व के मानचित्र में तो आपको दिख रहा होगा ये दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज के बाद नंबर 2 पर बात करें तो दिख रहा होगा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है यहाँ पर रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला नंबर 2 पर। फिर नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर यहाँ एशिया महाद्वीप में स्थित है आपका ये वाला पार्ट, जिसको नाम दिया गया है क्या? हिमालय पर्वतमाला। यानी कि नंबर 3 पर कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिमालय पर्वतमाला। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर ले। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है नंबर 4 पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि मोटे तौर पर 4 पर्वतों की अपन ने बात की है। तो आपको बता दूं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। नंबर 2 पर रॉकी पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। नंबर 3 पर हिमालय पर्वतमाला जो एशिया महाद्वीप में है, और नंबर 4 पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब अगर आप इनको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पता चलता है कि इनकी दिशा एंडीज, रॉकी और ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है इनकी दिशा है उत्तर से दक्षिण दिशा। किस तरफ है? नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। जबकि हिमालय की बात करें तो हिमालय पश्चिम से पूर्व दिशा या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है। बात समझना ध्यान से, यानी कि विश्व के जो लंबे पर्वत हैं वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैले हुए हैं, जबकि हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ विश्व का सबसे लंबा पर्वत, तो उसका आंसर होगा हिमालय पर्वत। अगर सीधा पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा पर्वत तो आंसर क्या होगा? एंडीज पर्वत। लेकिन पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा की अगर बात करता है तो हिमालय पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत होगा। यहाँ तक आपको मुझे लगता है बात समझ में आ चुकी होगी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अपन ने देखा है कि हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत है। लेकिन अगर अपन बात करें उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में तो एंडीज है, जबकि पश्चिम पूर्व दिशा की अगर बात की जाए तो पश्चिम पूर्व दिशा में स्थित विश्व का सबसे लंबा पर्वत हिमालय है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अपन। आगे बात करें अपन तो मैंने आपको बताया था हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे हिमालय को। पहले ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, यानी कि पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटेंगे, ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय और उसके बाद पूर्वी हिमाचल या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो नंबर 1 पर अपन देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या इसी को दूसरा नाम दे दें अपन पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की अगर बात करें अपन तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। किसका भाग है? यूरेशियन प्लेट का भाग है। यानी कि इसके निर्माण की अगर बात की जाए ट्रांस हिमालय के निर्माण की, तो निर्माण क्रम के अनुसार इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। किससे पहले हुआ है? हिमालय से पूर्व। हिमालय से पूर्व हुआ, यानी कि यह मुख्य रूप से हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, यानी कि हिमालय से भी प्राचीन है। और ट्रांस हिमालय पर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है। क्या जमा रहती है? बर्फ जमा रहती है। बात समझ में आई? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय हिमालय से पूर्व निर्मित पर्वत श्रृंखला है जो यूरेशियन प्लेट का भाग है तथा इसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमा रहती है। ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय के विभिन्न भाग, ट्रांस हिमालय के विभिन्न भागों की अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पर है कारा
कोरम, काराकोरम। फिर नंबर 2 पर है आपका लद्दाख, और फिर नंबर 3 पर है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ये सही क्रम है, आपको ऐसे ही याद रखना है। यानी कि ट्रांस हिमालय के भाग कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर यह सही क्रम है। अब देखना है काराकोरम की क्या विशेषता, लद्दाख की क्या और जास्कर की क्या विशेषता। एक मैप के जरिए मैं आपको तीनों पर्वत श्रेणियां दिखाता हूँ। ये देखिए, यानी कि अगर अपन बात करें किसकी, ट्रांस हिमालय या काराकोरम रेंज की, ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार। अपन बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की बात कर रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है पामीर ग्रंथि। पामीर के पठार की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्वतों की एक ग्रंथि बनती है। किसकी ग्रंथि बनती है? पर्वतों की ग्रंथि बनती है। आप देख रहे हो ये हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, फिर चीन से निकल के आती है कुनलुन पर्वत श्रृंखला, और अंततः काराकोरम रेंज। ये सब मिलकर के ट्रांस हिमालय के उत्तर में एक ग्रंथि का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक ग्रंथि का निर्माण करती है, और इसी ग्रंथि को नाम दिया गया है पामीर का पठार या पामीर ग्रंथि। इस पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या है आपके सामने? पामीर का पठार, पामीर का पठार। और इस पामीर के पठार को कहते हैं विश्व की छत, विश्व की छत या संसार की छत के नाम से जाना जाता है पामीर के पठार को। अब इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, पामीर के पठार है ना, पामीर का जो पठार है, इस पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। और पामीर के पठार से निकलती है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी निकलती है? काराकोरम श्रेणी। यानी कि ये जो पामीर का पठार है, इस पामीर के पठार से निकलती है काराकोरम श्रेणी। पामीर के पठार से निकलती है काराकोरम श्रेणी, जो पामीर के पठार से लेकर के गिलगित तक है। कहाँ तक है? गिलगित तक लगभग 600 किलोमीटर लंबी श्रृंखला में फैली हुई है। तो पामीर के पठार से लेकर के गिलगित तक 600 किलोमीटर रेंज में फैली हुई है काराकोरम श्रेणी। और इस काराकोरम श्रेणी है ना, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, काराकोरम श्रेणी को कहते हैं एशिया की रीढ़, मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। मध्य एशिया या यूँ कहें उच्च एशिया की रीढ़, मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है काराकोरम श्रेणी को। इसके बाद नेक्स्ट बात करें आगे अपन, इस काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या? प्राचीन नाम, काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम था कृष्णागिरी। महाभारत काल में काराकोरम श्रेणी को कहा गया था कृष्णागिरी। कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना गया था काराकोरम पर्वत श्रेणी को। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 है ना। काराकोरम श्रेणी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो पीओके में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीओके में। इसी काराकोरम रेंज में सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन जो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर तथा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और इसी काराकोरम रेंज में बाल्टोरा, साल्टोरा, हिस्पर आदि हिमनद या ग्लेशियर स्थित हैं। तो आपको समझ में आया होगा, पामीर का पठार जिसमें हिंदुकुश पर्वत तथा कुनलुन पर्वत श्रृंखला आकर के मिलती है, इस पामीर के पठार से काराकोरम रेंज निकलती है, जिसे मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णागिरी पर्वत था, जिसकी सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम के दक्षिण में स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। काराकोरम के दक्षिण में अगर देखा जाए, ये आपके सामने काराकोरम रेंज, काराकोरम के दक्षिण में यहाँ पर लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर है ना। 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अपन लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी इस नक्शे पे समझिए, यानी कि अभी अपन ने चर्चा की थी किस पर्वत की, काराकोरम की। ये यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2। कौन सी है? K2, जिसे गोडविन आस्टिन कहते हैं। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है और भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 काराकोरम। इस काराकोरम के दक्षिण में स्थित है यहाँ पर लद्दाख श्रेणी। क्या स्थित है? लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में, यानी कि नंबर 1 पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? काराकोरम। फिर नंबर 2 पर लद्दाख। नंबर 2 पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में कौन सी है? लद्दाख है। इस लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें या लद्दाख के अर्थ के बारे में अगर देखें तो लद्दाख का अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। क्या होता है? लाख दर्रों का घर। लद्दाख का अर्थ क्या होता है? लाख दर्रों का घर। और इस लद्दाख पर्वत श्रेणी के ऊपर एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है राकापोशी। कौन सी पर्वत चोटी है? राकापोशी। यानी कि लद्दाख के ऊपर एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है राकापोशी। और इस राकापोशी की अगर बात की जाए तो राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है राकापोशी। और राकापोशी की ऊंचाई है 7,788 मीटर। 7788। राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है, इसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला में ही पुंगा घाटी। कौन सी? पुंगा घाटी तथा एक है नुब्रा घाटी। पुंगा घाटी और नुब्रा घाटी स्थित हैं। जास्कर पर्वत लद्दाख पर्वत श्रेणी में पुंगा घाटी और नुब्रा घाटी स्थित हैं। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली राकापोशी पर्वत चोटी भी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। फिर लद्दाख के बाद अगर बात करें अपन तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं, यानी कि मैं यहाँ बना देता हूँ लद्दाख और यहाँ नहीं, इस जगह बनाता हूँ लद्दाख, और लद्दाख के दक्षिण में स्थित है जास्कर। यानी कि एक पर्वत चोटी तो कौन सी श्रेणी कौन सी है आपके सामने? लद्दाख पर्वत श्रेणी। दूसरी कौन सी है? जास्कर। इस लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर के मध्य से प्रवाहित होती है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और इसी सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपका लेह शहर। कौन सा शहर? लेह शहर। लेह शहर स्थित है सिंधु नदी के किनारे। और लेह शहर जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ यानी कि यहाँ पर हिमपात ही होता है, बूंदाबांदी कहीं हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी लेह शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है जो भारत में सबसे कम वर्षा के लिए जाना जाता है। तो याद रहेगा, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है और सिंधु नदी के किनारे लेह शहर स्थित है और लेह शहर में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो नंबर 3 पर तीसरी पर्वत चोटी है ट्रांस हिमालय की आपके सामने जास्कर। कौन सी है? जास्कर है। जास्कर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इन तीनों राज्यों में स्थित है यहाँ। और जास्कर पर्वत श्रेणी नंबर 3 पर कौन सी है? जास्कर। इस जास्कर पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे ठंडा स्थान जिसे कहते हैं द्रास, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में स्थित है। और इसी जास्कर पर्वत श्रेणी में शेषनाग और बेरीनाग जो झीलें हैं वो भी इसी जास्कर श्रेणी में स्थित है। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो लद्दाख जो श्रेणी है, इस लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में, लद्दाख का जो तिब्बत में विस्तार है, तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। यानी कि लद्दाख
पर्वत श्रेणी को लद्दाख पर्वत श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत चोटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई बात। ये था आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद अपन बात करेंगे आगे महान हिमालय की। इसकी बात करेंगे महान हिमालय की। तो पुनः रिपीट करता हूँ मैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। यह हिमालय का भाग नहीं है, यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहती है। ट्रांस हिमालय को समानांतर क्रम में 3 पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम के ऊपर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गोडविन ऑस्टिन स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम को महाभारत काल में कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। काराकोरम को मध्य एशिया की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। K2 भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय रेंज में ही स्थित है। इस काराकोरम रेंज में सियाचिन, हिस्पर, बाल्टेरो तथा बिहापो हिमनद स्थित हैं। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। उसके बाद नंबर 2 पर देखा था अपन ने लद्दाख, जिसका अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राकापोशी, जिसकी औसत ऊंचाई 7788 मीटर और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। फिर बताया था मैंने आपको लद्दाख और जास्कर के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है और सिंधु के किनारे लेह शहर स्थित है। फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, और जास्कर पर्वत श्रेणी में ही द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हिमालय की। हिमालय को 3 भागों में बांटा था, महान हिमालय। तो महान हिमालय की चर्चा करें। ये देखिए, इस मैप के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आप देखिए, यानी कि महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और फिर अंततः बाह्य हिमालय। तो महान हिमालय की यहाँ पर अपन ने ट्रांस हिमालय की बात की थी, और ट्रांस हिमालय में काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर, ये तीनों अपन ने पढ़ लिए थे। यानी कि अगर क्रम से पूछा जाए हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, यानी कि इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न हो जाए कि हिमालय की प्रमुख श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम, उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम, उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिमालय की जो प्रमुख चोटियाँ हैं उनका उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम होगा। नंबर 1 पर आएगा आपका काराकोरम, फिर आएगा आपका लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आएगा पीर पंजाल, नंबर 5 पर आएगा धौलाधर, और नंबर 6 पर आएगा आपका शिवालिक। ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम याद रखना है। लद्दाख के बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्या है, सही क्रम है। यानी कि अगर अपन बात करें तो महान हिमालय, ये काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख के बाद जास्कर के बाद महान हिमालय शुरू होता है। एक विस्तृत लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आता है आपका पीर पंजाल, यहाँ पर स्थित है पीर पंजाल के बाद धौलाधर, और धौलाधर के बाद अगर देखा जाए तो अंततः आपको दिखेगा शिवालिक पर्वत, ये यहाँ पर शिवालिक पर्वत। इस तरह से इनका उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम है। तो आपको ध्यान रखना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, फिर शिवालिक जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अपन बात करेंगे महान हिमालय की। किसकी बात करेंगे? नंबर 1 पर अपन देखते हैं महान हिमालय। महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय या वृहद हिमालय,
महान हिमालय की अगर बात की जाए तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय, महान हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। महान हिमालय की अगर बात की जाए तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से 6100 मीटर है। यानी कि महान हिमालय की अगर बात करें अपन तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से 6000 मीटर से 6100 मीटर तक है। 6000 मीटर से 6100 मीटर तक महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। महान हिमालय के विस्तार या महान हिमालय की लंबाई की अगर बात की जाए तो महान हिमालय का विस्तार नगा पर्वत, कौन सा पर्वत, नगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा पर्वत तक, यानी कि महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा पर्वत है। नगा पर्वत की औसत ऊंचाई है 8126 मीटर, 8126 मीटर। नामचा बरवा पर्वत 7757 मीटर, 7757 मीटर ऊंचा है नगा नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको पता होना चाहिए नंगा पर्वत से ही सिंधु नदी मोड़ लेती है और इधर नामचा बरवा पर्वत के निकट से ही ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ लेकर के भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अगर बात की जाए महान हिमालय के संदर्भ में, यानी कि ये नगा पर्वत है, इस नगा पर्वत से लेकर के एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में स्थित है महान हिमालय। इस महान हिमालय के प्रमुख शिखर की अगर बात की जाए तो महान हिमालय में स्थित है सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अपन माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें, किसकी बात करें, माउंट एवरेस्ट की अगर अपन बात करें, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की अगर बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। कहां पर है, नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में, किस भाषा की बात कर रहे हैं अपन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सागर, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसको तिब्बती भाषा में चोमू लांग के नाम से जाना जाता है। यानी कि अपन बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में, किस भाषा में, तिब्बती भाषा में, तिब्बती भाषा में, यहां पर बना देता हूं मैं पुनः। अपन बात कर रहे हैं महान हिमालय की। महान हिमालय का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा पर्वत तक है। कहाँ तक है, नामचा बरवा पर्वत 7757 मीटर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जिसकी औसत ऊंचाई 8126 मीटर है। नगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में है महान हिमालय। इस महान हिमालय की सर्वोच्च शिखरों की अगर बात की जाए तो महान हिमालय में नेपाल और भारत की सीमा पर, नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। क्या स्थित है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट की अगर बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें अपन तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। आपको हो सकता है पुरानी किताब में 8848 मीटर भी मिले। मैंने आपको बताया था हिमालय का निरंतर उत्थान जारी है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8850 मीटर निर्धारित की गई है, 8850 मीटर है। इस माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में देखें तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, किसकी बात कर रहे हैं अपन, नेपाल, नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा,
सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जबकि तिब्बती भाषा में अगर बात की जाए, किस भाषा में बात करें, तिब्बती, तिब्बती भाषा में अगर बात करें अपन, तो तिब्बती भाषा में इसे कहते हैं चामू लांग। चामू लांग के नाम से जाना जाता है तिब्बती भाषा में। तिब्बती भाषा में चामूलांग। चामूलांग का मतलब होता है विश्व की देवी। चामूलांग का मतलब क्या होता है, विश्व की देवी। और सागर माथा का मतलब होता है स्वर्ग का स्थान। सागर माथा का मतलब क्या होता है, स्वर्ग का स्थान। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी पर्वत चोटी की अगर अपन बात करें तो कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा की बात करें अपन तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा हिमालय रेंज में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ऊंची पर्वत चोटी, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कंचनजंगा हिमालय रेंज में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सर्वोच्च, देखो हिमालय की, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू, गोडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर। जबकि हिमालय रेंज में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछा जाए हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित, तो वो है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो इस महान हिमालय की अन्य पर्वत चोटियों की बात करें तो अन्य पर्वत चोटियां हैं मकालू, मकालू, मंशालू। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सी चोटी महान हिमालय में स्थित है, निम्न में से कौन सी महान हिमालय में स्थित नहीं है। तो मकालू, मंशालू, धौलागिरी, धौलागिरी। एक देखो धौलाधर आया था, है ना। धौलाधर की अगर बात करें अपन तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर धौलागिरी शब्द का प्रयोग किया है। और एक है आपके सामने अन्नपूर्णा। क्या है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। यानी कि मकालू, मंशालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये महान हिमालय में स्थित पर्वत चोटियां नेपाल देश में है। किस देश में है, नेपाल में स्थित है। उसके बाद बताया था माउंट एवरेस्ट जो भी महान हिमालय में है और नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, भारत में है और सिक्किम राज्य में। नामचा बरवा महान हिमालय की पर्वत चोटी जो अरुणाचल प्रदेश में है। नगा पर्वत जो महान हिमालय का भाग है पीओके या जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। एक आती है यहाँ उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी। तो ये महान हिमालय के मोटे तौर पर पर्वत श्रेणियों की बात की। वापस रिपीट करता हूं, महान हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है जो नगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। महान हिमालय की प्रमुख पर्वत शिखरों की बात करें तो नगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य 8,126 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नामचा बरवा पर्वत जो सबसे पूर्व में स्थित है जिसकी औसत ऊंचाई 7,757 मीटर है। उसके बाद देखा जाए तो महान हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, जबकि तिब्बती भाषा में इसे चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेपाल में स्थित अन्य पर्वत चोटियां मकालू, धौलागिरी, मंशालू, अन्नपूर्णा। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी स्थित है, जबकि बात की जाए जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। नंदा देवी उत्तराखंड में, जबकि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में। ये महान हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हुई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद, महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद, किसकी बात कर रहे हैं अपन, महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद ग्लेशियर की अगर बात करें और किस में स्थित है, महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद। महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद की बात करें तो महान हिमालय के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक इसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। यानी कि महान हिमालय की पश्चिमी सीमा कहां से प्रारंभ होगी, नगा पर्वत से। नगा पर्वत कहां है, जम्मू कश्मीर राज्य में। ऊंचाई कितनी है, 8,126 मीटर। दूसरा है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत
हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 7,757 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो इस महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? हिमनद में आपको देखना है, एक है आपका यहां पर स्थित है यमुनोत्री। कौन सा है? यमुनोत्री। यमुनोत्री। उसके बाद है गंगोत्री। उसके बाद है केदारनाथ। केदारनाथ। उसके बाद है बद्रीनाथ। उसके बाद अगर देखा जाए तो मिलाप। नेक्स्ट बात करें अपन मिलाप के बाद तो गोसाई धाम। गोसाई धाम। और उसके बाद देखा जाए तो जेमू। जेमू हिमनद। सबके आगे हिमनद ही लगाना है, जेमू हिमनद। यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप, गोसाई धाम और जेमू हिमनद। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो जो आपका यमुनोत्री हिमनद है, इस यमुनोत्री हिमनद से निकलती है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। मुख्य रूप से देखा जाए तो बंदर, यमुनोत्री हिमनद के निकट स्थित बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुना नदी का उद्गम होता है। मोटे तौर पर याद रखना, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद की बात करें तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है आपकी भागीरथी। भागीरथी नदी। फिर केदारनाथ। केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी। बाढ़ आई थी इसमें 2012 के आसपास। मंदाकिनी। उसके बाद बद्रीनाथ, या यूं कहें बद्रीनाथ में स्थित सतोपत हिमनद। सतोपंत हिमनद, यहां से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा। और फिर मिलाप। मिलाप हिमनद की बात की जाए तो मिलाप हिमनद से निकलती है काली नदी। कौन सी? काली नदी। और फिर गोसाई धाम की अगर बात की जाए तो गोसाई धाम से निकलती है कोसी नदी। बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। और जेमू हिमनद की बात की जाए तो जेमू हिमनद से निकलती है तिस्ता नदी। कौन सी नदी? तिस्ता नदी निकलती है। तो आपको याद रखना है कि महान हिमालय में स्थित कौन से हिमनद हैं। देखो, यहां से अगर कोई प्रश्न बनता है तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कौन सा किस राज्य में है। तो जेमू हिमनद की बात की जाए तो जेमू स्थित है सिक्किम में। कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है जेमू हिमनद। गोसाई धाम की अगर बात की जाए तो गोसाई धाम स्थित है नेपाल में। कहां स्थित है? नेपाल राज्य में स्थित है। उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सतोपत, मिलाप, ये सब के सब कहां है? उत्तराखंड राज्य में। कहां है? उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दो याद रखना आप, गोसाई धाम नेपाल, जेमू हिमनद सिक्किम और मिलाप उत्तराखंड में। बाकी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सतोपत नाम से स्पष्ट है, उत्तराखंड राज्य में ही आप समझ जाओगे। मिलाप उत्तराखंड, गोसाई धाम नेपाल और जेमू हिमनद सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रहे, प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सा महान हिमालय में स्थित नहीं है, या फिर यूं कहें इस प्रकार से पूछ ले, कौन सा हिमालय कौन सा हिमनद किस राज्य में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है एक तो जेमू और एक गोसाई धाम, यहां से कई बार प्रश्न बने हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नंबर 2 पर है अपना मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय की अगर अपन बात करें तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में अगर देखें तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। जिस तरह से महान हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला थी, उस तरह से मध्य हिमालय या लघु हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में विभिन्न खंडों में विभाजित एक पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो मध्य हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में स्थित है? महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और दक्षिण में स्थित है और यह विभिन्न टुकड़ों में है, एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। विभिन्न टुकड़ों में, और टुकड़े हैं पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत श्रेणी। इसके संदर्भ में अगर अपन बात करें तो
यानी कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो महान हिमालय है, क्या है, महान हिमालय है। महान हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है, जबकि महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय जो है एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है। मध्य हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला के रूप में नहीं है, यह अलग अलग भागों में विभाजित है। उन अलग अलग भागों की अगर बात की जाए तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है पीर पंजाल। एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, कौन सी, पीर पंजाल। पीर पंजाल के समानांतर स्थित है आपकी धौलाधर। धौलाधर के बाद अगर देखा जाए तो नागटिबा। नागटिबा और नागटिबा के बाद अगर अपन आगे बात करें तो महाभारत श्रेणी। कौन सी है, महाभारत श्रेणी। यह लघु हिमालय की ही पर्वत श्रेणियां हैं। यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पीर पंजाल यानी कि ये जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4, अपन बात कर रहे हैं किसकी, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। और मध्य हिमालय की श्रेणियां, नंबर 1 की अगर बात करूं मैं, नंबर 1 पर स्थित है आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल। और पीर पंजाल कहाँ, किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है पीर पंजाल। उसके बाद नंबर 2 पर अगर बात की जाए तो नंबर 2 पर है आपका धौलाधर। पहले बताया था धौलागिरी नेपाल में है, और धौलाधर ये अगर बात की जाए तो धौलाधर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। फिर नंबर 3 पर बात की जाए नागटिबा। नागटिबा, नागटिबा पर्वत श्रेणी की बात करें अपन तो नागटिबा स्थित है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। और नंबर 4 पर अगर बात की जाए तो महाभारत श्रेणी, यानी कि मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न पूछे हैं कि निम्न में से कौन सी, यानी यूं कहें सीधा प्रश्न पूछा है कि नागटिबा और महाभारत जैसी पर्वत श्रेणियां हिमालय के किस भाग में स्थित हैं। तो याद रहे नागटिबा और महाभारत श्रेणियां मध्य हिमालय में है। किसमें है, मध्य हिमालय। राज्य पूछता है तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, नागटिबा उत्तराखंड और महाभारत श्रेणी नेपाल राज्य में स्थित है। किसमें स्थित है, नेपाल राज्य में स्थित है। अब अगर इसके बाद बात की जाए तो ये महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय और महान हिमालय की अगर बात करें तो मध्य हिमालय और महान हिमालय जो है दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग का जो एरिया है वहां पर एक दूसरे से मिलते हैं। दार्जिलिंग का जो एरिया है इस दार्जिलिंग के क्षेत्र में एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि मध्य हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व दार्जिलिंग तक है। कहां तक है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बाद मध्य हिमालय महान हिमालय के साथ विस्तृत या फैला हुआ है। अब इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कुछ घाटियां स्थित हैं। क्या स्थित है, घाटियां स्थित है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक तो कर रहे हैं महान हिमालय, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय। महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य स्थित घाटियां बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझना आप। क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत मध्य हिमालय का भाग है। महाभारत नेपाल में, जबकि नागटिबा उत्तराखंड में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, जबकि धौलागिरी नेपाल में स्थित है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, जो मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट अगर बात करें महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कौन कौन सी प्रमुख घाटियां स्थित हैं, तो इन घाटियों को लेकर के प्रश्न अगर देखा जाए तो आपको बताया था कि महान हिमालय एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय के दक्षिण में पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधर, धौलाधर के बाद नागटिबा और नागटिबा के बाद महाभारत श्रेणी। क्लियर हो गई बात। यानी कि यूं देखें कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है, महान हिमालय है। क्या है, महान हिमालय। उत्तर में क्या है, महान हिमालय, महान हिमालय। और दक्षिण में क्या है आपके, महान हिमालय के मध्य हिमालय, महान हिमालय या मध्य हिमालय।
महान हिमालय और मध्य हिमालय, मतलब महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कौन कौन सी घाटियां हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, यानी कि नंबर 1 पर जो पर्वत श्रृंखला है आपकी, वो कौन सी है? पीर पंजाल। ये यहाँ पर देखना आप, नंबर 1 पर क्या है? पीर पंजाल। इस पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर स्थित है आपकी कश्मीर घाटी। क्या स्थित है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में क्या है? कश्मीर घाटी है। उसके बाद अगर देखा जाए नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर क्या है आपका? धौलाधर। धौलाधर और महान हिमालय के मध्य ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। कुल्लू कांगड़ा आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कुल्लू घाटी मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। फिर देखा जाए तो मध्य हिमालय नंबर 3 पर आपका है नागटिबा। कौन सा पर्वत है? नागटिबा। नागटिबा और महान हिमालय की बात करें तो इसके बीच में कांगड़ा घाटी, सॉरी मसूरी, मसूरी कुल्लू कांगड़ा हिमाचल में हो गया। उसके बाद देखा जाए मसूरी घाटी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है मसूरी, मसूरी घाटी। और अंत में देखा जाए तो नंबर 4 पर स्थित है आपका महाभारत पर्वत। और इस महाभारत पर्वत और महान हिमालय के मध्य की अगर बात करें तो यहाँ नंबर 4 स्थित है काठमांडू घाटी। काठमांडू लिखने में थोड़ी समस्या है। काठमांडू घाटी। क्लियर होगी ना? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये चीजें अपन पढ़ रहे हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटियां। क्लियर हो गई बात? महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य नंबर 1 पर अपन ने देखा पीर पंजाल। पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य है कश्मीर घाटी। क्लियर हुई? पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। नंबर 2 पर धौलाधर पर्वत और महान हिमालय के मध्य कुल्लू कांगड़ा घाटी। नंबर 3 नागटिबा पर्वत, नागटिबा और महान हिमालय के मध्य स्थित है आपके मसूरी घाटी। क्लियर हुई? मसूरी। फिर नंबर 4 महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी और महान हिमालय के मध्य नेपाल में काठमांडू घाटी स्थित है। यानी कि कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, मसूरी घाटी और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय, कुल्लू घाटी धौलाधर पर्वत और महान हिमालय, मसूरी घाटी नागटिबा पर्वत और महान हिमालय। ये 4 आप याद रख लेना। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन महान हिमालय, तो महान हिमालय में कुछ, महान हिमालय सॉरी मध्य हिमालय पढ़ रहे हैं अपन। मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर समतल घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो आपका मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय के ये वाले जो दक्षिणी ढाल हैं, इन दक्षिणी ढालों के ऊपर कुछ समतल घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी कि बात कर रहे हैं अपन किसकी? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के कौन से? दक्षिण ढाल। मध्य हिमालय के जो दक्षिण ढाल हैं, इन दक्षिण ढालों के ऊपर समतल घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समतल घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। वापिस समझाता हूं मैं आपको। यानी कि ये जो आपका मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय के दक्षिणी भाग में, किस भाग में? मध्य हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, इस दक्षिणी ढाल में बात कर रहे हैं अपन किसकी? मध्य हिमालय की। और मध्य हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, इस दक्षिणी ढाल पर समतल घास मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास मैदान। ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन घास के मैदानों को उत्तराखंड सॉरी जम्मू कश्मीर राज्य और दूसरा है उत्तराखंड राज्य। तो जम्मू कश्मीर राज्य में इन घास के मैदानों को कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। और उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य में इन्हें कहा जाता है बुगियार या पयार, बुगियार या बुगियाल।
बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड राज्य में। अब अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो मर्ग या गुलमर्ग का एरिया है, यहाँ पर जनजाति की अगर बात की जाए तो जनजाति मतलब इन घास के मैदानों में गुज्जर व बकरवाल जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। कौन सी जनजाति? बकरवाल। बकरवाल जनजाति पशुचारण का कार्य करती है, जबकि बुग्याल या पयार जो घास के मैदान है, यहाँ पर भोटिया जनजाति, कौन सी? भोटिया जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। क्लियर हो गई बात? वापस रिपीट करता हूं, मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर राज्य में मर्ग और उत्तराखंड राज्य में बुग्याल या पयार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सोनमर्ग, गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग में बकरवाल व गुज्जर जनजाति के लोग पशुचारण का कार्य करते हैं, जबकि उत्तराखंड राज्य में भोटिया जनजाति के लोग इन मैदानों में पशुचारण का कार्य करते हैं। आपको याद रखना है कि दक्षिणी ढालों पर जो घास के मैदान है, वो घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, याद रहे, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर का भाग कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध में है ना। 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री तक का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लियर हुई? ये था आपका मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय में एक और बात करें अपन, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो भाग है, यानी कि ये आपका महान हिमालय, महान हिमालय के बाद इस तरह से ये लघु हिमालय का भाग। तो महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय का जो एरिया है, इस महान हिमालय से जो नदियां निकलती, उन नदियों के द्वारा जो हिमानीकृत मिट्टी का जमाव किया जाता है, यानी कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य ये जो घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर हिमानीकृत निक्षेप या हिमानीकृत चिकनी मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। चिकनी मिट्टी का निक्षेप या जमाव किया जाता है। बात समझ रहे हो ना? महान हिमालय है, इस महान हिमालय से हिमानियों का निक्षेपण होता है, और वो लघु हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य जो घाटियां हैं, वहां पर इसका क्या होता है? जमाव होता है। जो हिमानीकृत निक्षेप या हिमानीकृत चिकनी मिट्टी है, इससे कहा जाता है करेवा। क्या कहा जाता है? करेवा। करेवा के नाम से जाना जाता है। इस करेवा क्षेत्र में की जाती है केसर की खेती। किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती की जाती है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर राज्य में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी का निक्षेप क्या कहलाता है? करेवा। और करेवा में किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ये था आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद अगर आगे बात करें तो मध्य हिमालय के दक्षिण में समानांतर पर्वत श्रेणी स्थित है, जिससे कहा गया है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि मध्य हिमालय का विस्तार पाकिस्तान में पोतवार का पठार, कौन सा पठार है? पाकिस्तान में स्थित है पोतवार का पठार। पोतवार का पठार स्थित है पाकिस्तान में। इस पोतवार के पठार से लेकर के जो कोसी नदी है, कौन सी नदी है? कोसी नदी। इस कोसी नदी तक अपन बात कर रहे हैं शिवालिक हिमालय की। किसकी बात कर रहे हैं? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की बात कर रहे हैं या बाह्य हिमालय की बात कर रहे हैं। शिवालिक हिमालय का विस्तार पाकिस्तान में स्थित पोतवार पठार से लेकर के कोसी नदी तक, उसके बाद ये मध्य हिमालय के साथ ही आगे बढ़ता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व पोतवार के पठार से लेकर के कोसी नदी तक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यह डाफला, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहां पर डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी आदि नाम से जाना जाता है। अब जो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय है, कौन सा हिमालय है? एक तो आपके सामने है शिवालिक हिमालय और दूसरा क्या है? मध्य हिमालय। यानी कि शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य जो घाटियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है? घाटियां। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कुछ घाटियां पाई जाती है। इन घाटियों के बारे में अगर देखा जाए तो इन घाटियों को पश्चिम में कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून। और पूर्व में, पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में इनको कहते हैं द्वार। द्वार
यानी कि शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य जो घाटियां पाई जाती हैं, इन घाटियों को पश्चिम में कहते हैं दून, जैसे देहरादून, पोटली दून आदि, और पूर्व में कहते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार आदि। तो याद रहे, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य घाटियों को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जबकि मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो समतल घास के मैदान थे उन्हें मर्ग और बुग्याल के नाम से जाना जाता था। तो ये तो था आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय का नवीनतम भाग है, अभी इसका उत्थान हो रहा है, ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ नहीं है, आदि कई इसकी विशेषताएं हैं। तो ये अपन ने पढ़ा था हिमालय के बारे में। अब नेक्स्ट बचा हुआ है पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल में कौन कौन सी विशेषता है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां तक का आपको याद रखना है, हिमालय में स्थित समानांतर पर्वत श्रेणियां, है ना, हिमालय में स्थित समानांतर पर्वत श्रेणियां। तो अपन ने समानांतर पर्वत श्रेणियों में पढ़ा था, नंबर 1 पर काराकोरम, काराकोरम, नंबर 1 पर अपन ने पढ़ा था काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में कौन सी थी? जास्कर। जास्कर के दक्षिण में कौन सी थी? पीर पंजाल। कौन सी थी? पीर पंजाल। उसके दक्षिण में कौन सी थी? धौलाधर। और धौलाधर के दक्षिण में कौन सी थी? शिवालिक। शिवालिक। इनको लेकर के एग्जाम में सीधा प्रश्न रहता है, आपको ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों जो है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का भाग हैं। फिर बात की जाए पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये तीनों के तीनों किसका भाग हैं? मध्य हिमालय का भाग हैं। क्लियर हो गई बात? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम पूछा जाता है। तो पीर पंजाल किस राज्य में है? जे.एंड.के राज्य में है। धौलाधर और शिवालिक की बात की जाए तो दोनों किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि मध्य हिमालय को लेकर के ही प्रश्न बनता है, अधिकांशतः प्रश्न मध्य हिमालय से ही बनता है। पूछेगा कि धौलाधर और शिवालिक, है ना, कहाँ है? तो धौलाधर और धौलागिरी दोनों अलग अलग हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये तो हुआ था हिमालय के समानांतर क्रमों की बात। 4 क्रम पड़ते, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर बाह्य या शिवालिक हिमालय। अब बात करते हैं अपन पूर्वांचल, ये वाला जो पार्ट है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमाचल की क्या क्या विशेषता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।